बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न मैथ्स इन फ़न में आप सबको खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ की चैप्टर नंबर 5 के जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेट्स। इसमें आज हम सीखेंगे सेट्स, टाइप ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हम सीखेंगे और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो मज़ीद ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम टॉपिक्स के जिनको इस वीडियो में कवर किया गया है उसके टाइम स्टैम्प्स भी मौजूद हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्टली वीडियो को जो भी टॉपिक आप सीखना चाहें, देखना चाहें, उस टॉपिक के सामने टाइम पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में पिछली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट लर्न मैथ्स इन फन देन क्लिक सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन। तो चलते हैं सेट्स की तरफ। तो सेट्स होता क्या है, पहले हम उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, ये सीख लेते हैं। सेट्स आर अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं अ सेट इज़ द मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। यानी सेट क्या होता है कि वो कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है ऐसी चीज़ों का जिनमें दो खूबियाँ हों। कौन कौन सी खूबियाँ? एक तो वो वेल डिफाइंड हो और दूसरा डिस्टिंक्ट हो। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं या एलिमेंट जो होते हैं वो क्या हों? वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो। अब ये जो सेट होता है ये मैथमेटिकल मॉडल होता है, यानी इसमें हम लोग पेश करते हैं कलेक्शन को किस चीज़ के? डिफरेंट थिंग्स के, यानी मुख्तलिफ अशिया को हम लोग इस के सेट के ज़रिए हम लोग शो कर सकते हैं। अब वेल डिफाइंड क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है, पहले आप लोग ये सीख लें। ये लफ्ज़ आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट को हम लोग कह सकते हैं कि द एलिमेंट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग डिफरेंट, या हम सिंपली अगर कह सकें नॉट इक्वल टू ईच अदर। यानी डिस्टिंक्ट उस चीज़ों को कहा जाता है कि वो आइडेंटिफाइड की जाए, डिफरेंट हों एक दूसरे से, या हम लोग कह सकें कि एक दूसरे के बराबर ना हों। यानी वो मुख्तलिफ हों, अलग थलग हों, या हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट हो एक दूसरे से। तो ऐसा कलेक्शन जिसमें एलिमेंट मुख्तलिफ हों। अब मुख्तलिफ से क्या मतलब कि एक चीज़ दो तीन दफ़ा उसमें रिपीटिशन ना हो, यानी वो एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एलिमेंट उस सेट में दो या तीन दफ़ा ना हो, रिपीटिशन ना हो, मुख्तलिफ अशिया उसमें शामिल हों, या मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स उसमें या मुख्तलिफ एलिमेंट्स हमने उसमें रखे हुए हों। अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड उसको हम लोग इस तरह के कह सकते हैं कि जो हमने मतलब कहा है उसी के मुताबिक वो चीज़ उसमें मौजूद हो। जैसे हम कहते हैं कि फ़र्ज़ करें ए इज़ इक्वल टू 1 3 5 7। अब ये हम कहते हैं कि ये जो हमारा सेट है, ए इज़ सेट ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर्स। यानी हमने कहा है कि ये जो हमने सेट बनाया ये पहले 4 ओड नंबर्स का है। अब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये 4 हैं भी या नहीं। तो 1 2 3 4 ये भी हमारा सही हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि ओड नंबर्स हैं इसमें, तो हम ये देख रहे हैं कि ये वो नंबर्स हैं जो 2 पर तकसीम नहीं होते, यानी ओड नंबर्स हैं। ये जो सेट हमने बनाया ये पहले 4 ओड नंबर का सेट है, या इसके जो एलिमेंट हैं वो हमने लिखे हैं वो भी 4 ओड ही नंबर हैं। तो ये वेल डिफाइंड हम कह सकते हैं कि ये इसकी पहली शर्त पूरी कर रहा है। दूसरे हम लोग ये कह रहे हैं कि वो दूसरी शर्त में हम ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड की कि ये दूसरे लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। यानी हमने जो स्टेटमेंट दी है या हमने जो स्टेटमेंट लिखी है वो दूसरों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये मैंने ओड नंबर्स लिखे हैं तो दूसरे भी मेरे साथ ये माने कि वाकई आपने ओड नंबर ही लिखे हैं, तो हमारा ये सेट जो होगा वो डिस्टिंक्ट भी होगा। यानी इसमें हम देख रहे हैं कि रिपीटिशन नहीं है, अलग अलग नंबर्स हैं,
मुख्तलिफ नंबर हमने लिखे हुए हैं, और दूसरा वो वेल डिफाइंड भी है, यानी जो हमने लिखे थे वो पूरी तरीके से वाज़ेह हैं, मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हम लोगों ने लिखे हैं। इसके बाद हम कहते हैं अ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट्स। यानी जो सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फाइनाइट सेट, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे यानी उसकी जो तादाद होगी इन द फाइनाइट सेट, वो फाइनाइट सेट में इज़ रिप्रेजेंटेड एज द कार्डिनल नंबर, और वो क्या होंगे, कार्डिनल नंबर के ज़रिए शो होंगे ऑफ अ सेट इन अ करली ब्रैकेट्स, यानी करली ब्रैकेट्स में। अब कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कार्डिनल नंबर का वर्ड यूज़ किया है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, अ कार्डिनल नंबर इज़ अ नंबर दैट सेज हाउ मैनी ऑफ समथिंग देयर आर। यानी कार्डिनल नंबर में हम लोग ये बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी तादाद में मौजूद है। सच एज 1 2 3 4 5। जैसे फ़र्ज़ करें हमको क्लास में तादाद बताते हैं कि इस क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो हम कहते हैं इसमें वो 30 40 50 या मिसाल 25 36 इस तरह के स्टूडेंट हैं। यानी हम उनकी तादाद बताने के लिए जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उन्हें कार्डिनल नंबर कहा जाता है। इसके साथ साथ एन ऑर्डिनल नंबर दैट टेल द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ लिस्ट। ये इन दोनों में फ़र्क है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर में। अब ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, ये हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताता है, सच एज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यानी हम जैसे किसी क्लास में बताते हैं कि कौन लड़का फर्स्ट आया है, या मिसाल कोई स्टूडेंट जो है फर्स्ट आई है या सेकंड आया है या आई है, इस तरह जब हम किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं, या कोई लड़का सेवन फिफ्थ सिक्स इस तरह पोजीशन पे आया है, तो हम लोग जो जब किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं तो वो ऑर्डिनल नंबर में बताया जाता है। यानी उसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह का मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। और किसी चीज़ की अगर तादाद बतानी हो तो हम कार्डिनल नंबर का यूज़ करते हैं। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे फाइनाइट सेट में उसको हम लोग कार्डिनल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरह जो जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उसके ज़रिए हम लोग इसको शो करते हैं। वो किस चीज़ में हम उसको शो करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स में। इसके बाद हमारे पास आता है टाइप ऑफ सेट्स। ये टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। सेट की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, यानी हम सेट को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, सेट हुज़ एलिमेंट आर काउंटेबल इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या करें, काउंटेबल, यानी जो उसके जो एलिमेंट्स होंगे, उसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके जो मेंबर्स होंगे, वो क्या होंगे, काउंटेबल हों, यानी उनको हम गिन सकते हैं। वो उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 2 4 6। अब ये हम इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम लोग गिन सकते हैं, यानी 1 2 3, ये 3 तादाद है इसकी, हम लोग इसको गिन सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट होगा। बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, यानी 1 2 3 4 5, इसको इसको भी हम लोग गिन सक रहे हैं। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, यानी जिसको हम लोग गिन सकें। इसकी तादाद हम लोग फ़र्ज़ कर रहे हैं करोड़ तक भी लिख लें, तो जब उसका एंड आ जाए, यानी लास्ट डिजिट उसका लिखा हो, चाहे वो करोड़ों में हो अरबों में, लास्ट डिजिट अगर उसका लिखा हुआ है तो वो हमारा काउंटेबल सेट कहलाएगा, यानी उसको हम लोग गिन सकते हैं। इसी तरह हम लोगों के पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट सेट क्या होता है, सेट हुज एलिमेंट आर नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। यानी ऐसा सेट जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, जैसे ए इज इक्वल टू 2 4 6 और ये डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब ये चलता जा रहा है। अब इसका लास्ट डिजिट हमें यहाँ पे नहीं मालूम कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है। जब लास्ट डिजिट हमें नहीं मालूम और ये चलता जाए तो ये हम लोगों को क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी ये लामुतनाही होगा। इसको हम लोग लामहदूद भी कह सकते हैं, यानी इसकी कोई
हद नहीं है कि ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा, चाहे करोड़ों अरबों खरबों जहाँ भी ये जा चला जाए, ये चलता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको नॉट काउंटेबल कहते हैं, यानी इसको हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। इस तरह b इज इक्वल टू 135 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका मतलब कि ये चलता जा रहा है, इसका क्या है, एंड नहीं है। तो जब एंड ना हो और चलता जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। ये है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते कि इसकी तादाद कहाँ पे जाके रुकेगी। इसके बाद अगला आ जाता है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये जो हम लोग करली ब्रैकेट्स देख रहे हैं इसके बीच में कोई भी हमने, जिस तरह इन दो करली ब्रैकेट्स के बीच में हमने एलिमेंट्स लिखे थे, या इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान हमने एलिमेंट्स लिखे थे, तो इस तरह हम लोग दो ब्रैकेट्स डाल लेते हैं और उसके बीच में हम कुछ भी नहीं लिखते, या इस तरह हम लोग ज़ीरो डाल के उसको क्रॉस लगा देते हैं कि यानी इसमें ज़ीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। या इसको हम लोग साथ में कह सकते हैं नल सेट। इसको हम लोग NULL, यानी NULL, नल सेट भी हम लोग इसको कहते हैं, यानी खाली सेट, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसके बाद है सिंगलटन सेट। जैसे नाम से ज़रा है सिंगलटन, यानी उसमें एक हिस्सा होता है। अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी उसके नाम से ही जाहिर है कि उसमें एक हिस्सा होगा, एक एलिमेंट होगा, एक मेंबर होगा। जैसे फर्ज करें a इज इक्वल टू ए, या b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3, या d इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह हमारे पास एक हिस्सा हो। अब जैसे यहाँ पे 1/2 है तो ये दो हिस्से नहीं बल्कि एक हिस्सा शुमार होगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो एक ही नंबर शुमार होता है। तो इस तरह एक एलिमेंट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, टू सेट्स आर इक्वल टू बी इक्वल सेट इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी दो सेट्स को हम तब इक्वल कहेंगे, वो तब इक्वल सेट्स कहलाएंगे इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट, यानी जब उसमें सेम एलिमेंट्स हों। या उसकी एक तो सेम एलिमेंट्स क्या होता है, उसकी दो शराइत होती हैं। एक तो ये कि उसकी तादाद भी बराबर हो, और दूसरा ये कि जो एलिमेंट हमने लिखा है दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं ए और बी, ये जो दो सेट्स हैं इसमें हम लोग पहले गिन लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, दोनों में तादाद बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं कि ए में 1 है तो बी में भी हम 1 ढूंढेंगे है या नहीं, तो बी में भी 1 मौजूद है। इस तरह ए में 3 है तो बी में भी 3 मौजूद है। इसमें ए में 5 मौजूद है तो बी में भी 5 मौजूद है। यानी इस तरीके से ए में कोई ऐसा हिस्सा मौजूद नहीं है जो बी में ना हो, या बी में ऐसा कोई हिस्सा या एलिमेंट मौजूद नहीं है जो ए में ना हो। तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं और उनके जो तादाद है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो भी सेम है। यानी फ़र्ज़ करें ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये अगर नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता, तब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं और तादाद भी सेम है और नंबर भी सेम है, तो ये हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ़ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्वल में आपको एक मैं बात बता दूं कि इक्वल में जो पोजीशन जो है वो भी एक जगह उसके उसकी कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने जैसे 135 लिखा तो यहाँ भी 135 होना चाहिए। पोजीशन अगर चेंज भी है लेकिन एलिमेंट सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट भी उतने ही होने चाहिए, वो भी सेम होने चाहिए, तो वो हमारा इक्वल होगा। इस तरह इक्विवेलेंट सेट है, इसमें हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, two sets are said to be equivalent sets if they have same number of element, यानी उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ सेम नंबर होने चाहिए, यानी उनकी सिर्फ तादाद भी बराबर हो जाए तो वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास ए सेट है 1 2 3 4 5, यानी ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो बी में हमारे पास HEART
1 2 3 4 5, यानी ए और बी में हमारे पास मतलब हम लोगों ने उसके नंबर देख लिए, 5 5 बराबर है। अब इसमें हम लोगों ने 1 2 3 4 5 लिखे, लेकिन इसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट HEART लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम नंबर होने चाहिए तो वो इक्विवेलेंट, तो हम लोगों ने तादाद गिनी है, तो नंबर ऑफ़ ए जो है वो भी हमारे पास 5 है और नंबर ऑफ़ बी जो है वो भी हमारे पास 5 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट ऑफ बी, यानी जो ए सेट है वो इक्विवेलेंट होगा बी सेट के। ये जो नम आप देख रहे हैं, ये निशान जो है ये इक्विवेलेंट का है। इसके बाद हमारे पास आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है? सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए जो है तब सबसेट ऑफ सेट बी कहलाएगा इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी। Symbolically, it can be written as a subset of B, a proper subset of B। ये जो हम लोग निशान देख रहे हैं, ये निशान जो है ये प्रॉपर सबसेट का कहलाता है। तो ए जो है सेट ए जो है सेट बी का तब सबसेट कहलाएगा जब सेट ए के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या हों, प्रेजेंट हों सेट बी में, यानी ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में भी मौजूद होने चाहिए। तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। सबसेट जो होता है वो उसके अंडर होता है, यानी फ़र्ज़ करें ए जो है बी के अंडर है, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं बी में मौजूद हैं, तो बी जो है वो उसका ऊपर का अपर वो कहलाएगा, सेट कहलाएगा, और जो सेट ए है वो उसके अंडर सेट कहलाएगा, यानी वो उसके नीचे होता है, मातहत होता है। यानी सबसेट जो है सबऑर्डिनेट से निकला है। सबऑर्डिनेट हम लोग कह सकते हैं मुलाजिम को या मातहत को। तो जो हमारा जो सेट बी होगा वो इसका अफसर होगा, वो इसका ऑफिसर होगा सेट ए का, यानी जैसे बॉस हो गया, ये इसका सबऑर्डिनेट हो गया, सबसेट हो गया। और ये जो है हम लोग ए सबसेट ऑफ बी, यानी जो अफसर होता है उसकी तरफ हमने इसका मुंह खोलना होता है, यानी ए सबसेट है, ये इसके अंडर है, तो बी जो है अफसर है, तो हमने इसका मुंह बी की तरफ खोल दिया है। अब ये एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 इसमें भी मौजूद हैं बी सेट में 1 2 3, और इसमें अपने भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ये जो है ये इसका सुपर सेट हम लोग कह सकते हैं, और ये जो है ये इसका सबसेट कहलाएगा, यानी ए सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट का फार्मूला कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि एक जो हमारे पास जो मेन सेट होता है, जो बड़ा सेट होता है, उससे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, तो उसका जो अपना एक फार्मूला है वो है 2 पावर n। अभी जो n है इसका क्या मतलब, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ए सेट है SIR, यानी इसके 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ़ ए जो हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं ए सेट के वो कितने हैं, 1 2 3, यानी 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग इसका 2 पावर n लिखते हैं, तो जो 2 पावर n मतलब 2 पावर 3, n नंबर ऑफ़ एलिमेंट को कहते हैं, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 थे, तो हमने 2 पावर 3 लिख दिया। 2 पावर 3 का क्या मतलब, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 2 4 4 2 8, तो इस ए सेट के 8 सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला देखा है सबसेट का 2 पावर n, यानी n जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास SIR, अब SIR जो है नंबर ऑफ़ सेट ए, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 हैं, यानी 1 2 3, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी 3 का जो हमारे पास सेट होगा, 3 एलिमेंट्स का हमारे पास सेट होगा, उससे 8 सबसेट्स बनेंगे। अब ये किस तरह बनते हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ए सेट हमारे पास है, ए इज इक्वल टू SIR, तो इसका हमने पढ़ा था 2 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 3, यानी n नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो इससे आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8।
तो इसके हम लोगों ने सबसेट बनाने हैं, वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो सबसेट आपको मैं पहले पहले बता दूं कि हर सबसेट में जो एम्प्टी सेट होता है वो दुनिया के तमाम सबसेट में मौजूद होता है। तो एक तो उसका बन जाएगा, वो बन जाएगा। दूसरा जो सेट खुद होता है वो भी उसी का अपना सबसेट होता है। तो ये दो तो आपके यही बन जाएंगे, बाकी रह गए 6, तो वो हम सीख लेते हैं किस तरह बनता है। यानी फ़र्ज़ करें ए का मैं सबसेट बनाता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद सिंगल सिंगल हम लोग लेते हैं, यानी एस ले लेंगे। इसके बाद हम लोग आई ले लेंगे। इसके बाद हम लोग आर ले लेंगे। यानी 3 हम लोगों ने ये बना लिए। इसके बाद हम लोग दो दो लेते हैं, यानी एस को हम लोग लिख लेंगे आई के साथ, एस को हम लोग लिख लेंगे आई के साथ। इसके बाद इस एस को हम लोग लिख लेंगे आर के साथ, एस को हम लोग लिख लेंगे आर के साथ। इस तरह इस एस के साथ हम तीसरा हिस्सा लगाते मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एस को छोड़ देंगे, आई को ले लेंगे। अब आई से पहले एस के साथ हम लोग एक दफ़ा सेट बना चुके हैं, इसलिए हम वापस नहीं आएंगे, आगे की तरफ जाते हैं। तो आई से हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। तो आई का जो अगला हिस्सा आएगा आर, यानी आई को हम लोग दो हिस्से मिला के लिखते हैं, तो आई के साथ आ जाएगा आर। इस तरह आई के साथ हम लोग थर्ड नंबर मिलाते, लेकिन थर्ड मौजूद नहीं है, तो आई को भी हम छोड़ देंगे, आर को ले लेते हैं हम। आर के साथ पीछे आई का भी हमने बना लिया और एस के साथ भी हमने उसका बना चुके हैं। तो पीछे की तरफ तो हम आते नहीं, तो आगे की तरफ जाएंगे। इसके आगे कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्टी भी बन गया, सिंगल भी बन गया, डबल भी बन गया। अब हम लोग ट्रिपल लेते हैं, यानी 3-3 के अब हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो 3-3 में हम लोग एस के साथ आई, ये दो मिला के तीसरा हिस्सा हम लोग लिखते हैं। तो एस के साथ आई मिला के तीसरा हिस्सा भी हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने एस के साथ आई मिला के तीसरा हिस्सा भी लिख लिया। अब एस के साथ आई मिला के अगला हिस्सा ढूंढते हैं, तो अगला है नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अब एस के साथ आर मिला लेते हैं। एस के साथ हम आर मिला के अगला हिस्सा देखते हैं, तो भी मौजूद नहीं। तो एस के साथ तमाम हिस्से पूरे हो गए। आई ले लेते हैं, आई के साथ आर तो मिल जाएगा, दो हिस्से तो हो जाएंगे, लेकिन थर्ड नंबर हमारे पास नहीं है। आई को भी छोड़ देंगे, आर ले लेंगे, आर के साथ तो अगला हिस्सा है ही नहीं, तो आर को भी छोड़ देंगे। तो हम लोगों के 3-3 के भी मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो एम्प्टी सेट और वो जो सेट खुद था वो भी ऑलरेडी बन चुका है। तो जब ये दोनों बन गए, तो इसका मतलब हमारे पूरे सेट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ उसको यहाँ पे एक दफ़ा क्लोज कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट लिया था, यहाँ हमने क्लोज कर लिया। तो ये एक सबसेट पूरे हो गए हैं। अब हम इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी ये हम लोगों ने जैसे यहाँ पढ़ा था 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी 8 सबसेट हम लोगों ने बना लिए हैं। इसके बाद अगर हम लोग 4 नंबर का सेट बनाना चाहें, जैसे 1 3 5 7, तो इसका अगर हम लोग सबसेट्स बनाना चाहें तो कितने बनेंगे? ये बनेंगे 2 पावर n इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, तो 2 की ताकत आ जाएगी हमारे पास 4, इससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये टोटल आ जाएंगे 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16। तो 4 के हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे? 16। अब ये किस तरह बनते हैं? फ़र्ज़ करें ए हमारे पास है, तो इसमें हम लोग सेट्स बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जितने भी सबसेट होते हैं, उसका जो फर्स्ट सेट होगा वो हमेशा एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद हम सिंगल सिंगल ले लेते हैं। तो सिंगल में हम लोग फर्स्ट ले लेंगे 1, दूसरा ले लेंगे 3, थर्ड ले लेंगे हम लोग 5, फोर्थ ले लेंगे हम लोग 7। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास सेट बन गए हैं। इसके बाद हम लोग फिर दो दो का लेंगे, यानी 1 को हम लोग 3 के साथ लेंगे, फिर इसी 1 को हम लोग 5 के साथ लेंगे,
फिर इस 1 को हम लोग 7 के साथ लेंगे। अब ये 1 को हमने 3 के साथ भी ले लिया, 1 को हमने 5 के साथ भी ले लिया, 1 को हम लोगों ने 7 के साथ भी ले लिया। अब 1 के साथ कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको हम लोग उसके साथ पेयर बना लें, तो हम लोग 1 के बाद 3 को ले लेते हैं। तो 3 को हम लोगों ने 1 के साथ पहले से बना दिया, इसलिए हम रिवर्स नहीं आते, आगे की तरफ जाएंगे तो 3 के साथ हम लोग 5 का भी बना लेते हैं। तो 3 के बाद 5 के बाद हम लोग 7 के साथ हम लोग बना लेंगे, 3 एंड 7। अब 3 के साथ आगे कोई हिंसा है नहीं 7 के बाद, तो हम लोग 3 को भी अब छोड़ देंगे, फिर 5 को हम लोग ले लेंगे। तो 5 का हम लोग 7 के साथ पेयर बना लेंगे। इसके बाद 5 के साथ कोई आगे हिंसा है नहीं 7 के बाद, तो हम लोग 5 को भी छोड़ देंगे, 7 को ले लेंगे। तो 7 के साथ हमारे पास पीछे सब के साथ उसका 5 के साथ भी बन गया, 3 के साथ भी बन गया और 1 के साथ भी पेयर बन चुका है। तो पीछे आने के बजाय हम आगे जाते हैं, तो आगे इसके बाद कोई नंबर है नहीं, तो हम लोग 2 के बाद अब 3-3 के पेयर बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 1 के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने 1 के साथ 3 लिया है, तो 1 के साथ 3 के बाद अगला नंबर किसका आएगा, 5 का। तो हम लोग 1, 3 और 5 ले लेते हैं। फिर 1, 3, 5 के बाद हम लोग 1, 3 का अगला हम पेयर बनाएंगे 7 के साथ। तो 1, 3 और 7, तो 1, 3, 5 भी बन गया, 1, 3, 7 भी बन गया, यानी ये पेयर 5 और 7 के साथ बन गया है। अब अगला पेयर हम लोग 1, 5 का लेंगे। तो 1, 5 का हम लोग देख लेते हैं किस किस के साथ बनता है। 1, 5, अगला हिंसा इसके साथ आ जाएगा, 1, 5 के साथ 7 आ जाएगा। अगला पेयर हम लोग देखते हैं, तो 1, 5 के साथ 7 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। अगला पेयर बना है 1, 7 का, तो 1, 7 के साथ हम लोग तीसरा हिंसा देखेंगे जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है। तो 1, 7 को हम छोड़ के 3, 5 पे आ जाएंगे, तो 1 को भी हम लोग हटा लेंगे। तो अब हम देखेंगे 3, 5 के साथ अगला हिंसा कौन सा है। तो 1, 5 के साथ 3, 5 के साथ अगला हिंसा 7 आता है। तो 3, 5 के बाद अगला हिंसा 7, ये पेयर बन गया। अब हम देखते हैं 3, 5 के साथ अगला हिंसा 7 के बाद कौन सा है, तो कोई मौजूद नहीं, तो हम लोगों का ये पेयर हो गया है। इसके बाद हम लोग 3, 5 के बाद और है नहीं, तो 3, 7 देखते हैं। तो 3, 7 के साथ अगला हिंसा नहीं है मौजूद, तो ये भी छोड़ देंगे। 5, 7 देखते हैं, तो 5, 7 के साथ अगला हिंसा कोई भी नहीं मौजूद, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। तो अगला हिंसा तो 7 रह जाएगा, तो और हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम ये वाला सेट ले लेंगे 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 के साथ अगला हिंसा हमारा कौन सा आएगा, 1, 3, 5, 7 आ जाएगा। 4, 4 का हम लोग बना लेंगे। तो जब हमारा जो ऐसा सेट आ जाए जो ओरिजिनल के बराबर हो, तो हम लोग ये सेट्स को यहीं पे रोक देंगे। अब हम इसको गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये हमारे पास 16 आ गए। अब हमने जो सबसेट की 2 टाइप्स भी हम लोगों ने पढ़ी हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट में हम लोग देख लेते हैं जो सेट ओरिजिनल सेट के बराबर होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो ये बाकी के 15 हमारे पास सेट्स आ गए हैं, तो इन तमाम सेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, इन तमाम सेट्स को हम लोग कहेंगे प्रॉपर सब सेट्स। इसका क्या मतलब कि इम्प्रॉपर सबसेट जो है उसमें सुपर सेट के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, और प्रॉपर सबसेट्स में कम से कम एक डिजिट उससे कम होता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एक डिजिट कम है, यहाँ देख रहे हैं एक डिजिट कम है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ भी एक कम है, यहाँ 2, 2 इस तरह, यहाँ 3, 3 कम है, यहाँ एम्प्टी सेट है, यानी चारों के चारों नहीं है। इस तरह के जो सेट हो, यानी मिनिमम उसमें
एक हिंसा कम हो अपने सुपर सेट से, तो इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके बाद हम 5 का भी देख लेते हैं कि 5 का किस तरह हम लोग बनाएंगे। फर्ज करें हमारे पास एक सेट है, एक्स सेट है हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 11। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अगर हम लोग देखें तो इससे आता है 2 पावर n, इससे आ जाएगा 2 पावर 5, इससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। यानी इन 5 जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इससे जो सेट बनेगा वो तकरीबन 32 सबसेट बनेंगे। इन 32 में से अगर हम -1 कर लें, यानी 2n - 1, यानी इससे आ जाएगा तकरीबन 2 पावर 5 -1, इससे आ जाएगा 32 -1, तो ये आ जाएगा 31। अब ये जो 1 है हमारे पास, ये इम्प्रॉपर होगा, और ये जो 31 बनेंगे ये प्रॉपर सबसेट बनेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि इससे किस तरीके से हम लोग सबसेट बना सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लोग स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एम्प्टी सेट होता है। दूसरा हम सिंगल सिंगल ले लेंगे 2, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7 और इसके बाद 11। 1 2 3 4 5, ये हमारे पास ये पूरे हो गए, और एक एम्प्टी सेट, यानी 6 सेट हमारे ऑलरेडी बन गए हैं। अब हम 2 के साथ अगला हिंसा जोड़ के देखते हैं, यानी इस सेट को अगर हम लें 2 को, तो उसके साथ अगला हिंसा हमारे पास आता है 3। इस 2 के साथ अगला हिंसा हमारे पास कौन सा आएगा, 5। इस 2 के साथ 3 और 5 के बाद अगला हिंसा कौन सा आ जाएगा, 2 और 7 का आ जाएगा। और 2 के साथ अगला हिंसा हमारे पास 2 और 11 का आ जाएगा। फिर 2 के बाद अगला सेट है हमारे पास 3, तो 3 को अगले हिंसों के साथ हम जोड़ के देखते हैं। 2 को हटा लेते हैं, तो 3 को अगले हिंसों के साथ हम जोड़ के देखते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 3 और 5, यानी 3 को हम 5 के साथ कर देंगे, फिर 3 को 7 के साथ कर देंगे, फिर 3 को 11 के साथ हम लोग एक सेट सबसेट बना लेंगे। इसके बाद 3 के बाद अगला हमारे पास है 5, तो 5 को हम ले लेते हैं, 2 और 3 को हटा लेंगे, तो 5 और इसके साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं। तो यह आ जाएगा 5 और 7, अगला आ जाएगा 5 और 11 का। इसके साथ आगे हिंसे है नहीं, तो हम लोग 5 को ख़त्म करके 7 देखते हैं। तो 7 के साथ हम लोग जोड़ के देखते हैं 7 और 11। तो 7 के बाद अगला हिंसा है नहीं 11 के बाद, तो हम 7 के बाद 11 को देखते हैं, 11 के साथ अगला हिंसा और ख़त्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, 3-3 के बनाते हैं। तो यहाँ से हम लोग अब देखते हैं 2 के बाद 2-2 के बन गए, यानी पहले एम्प्टी था, फिर 1-1 बन गया, फिर 2-2 बन गए। अब हम इन 2 से हम लोग 3 बनाएंगे, यानी 2 और 3 को हम लोग 2 और 3 को लेके, इन 2 को लेके अगले हिंसों के साथ जोड़ते हैं। तो इसका अगला हिंसा 5 है, फिर 2 और 3 को हम लेके अगला हिंसा हम जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, फिर 2 और 3 को लेके अगला हिंसा अगर हम जोड़ें तो 11 आ जाएगा। तो 2-3 भी सबके साथ बन गया। इसके बाद हम लोग लेते हैं 2 और 5 को, तो 2-5 के साथ हम जोड़ के देख लेते हैं। 2-5 को, यानी 2 और 5 को अगले के साथ जोड़ें तो वो क्या आ जाएगा, 7। फिर 2 और 5 को 7 के बाद अगले के साथ जोड़ें तो 11, 5 और 11। फिर हम लोग 2, 5 और 11 भी हो गया। अब हम लोग 2 7 ले लेते हैं, तो 2 7 के साथ हम लोग अगले हिंसे को जोड़ें तो वो क्या आ जाएगा, 2 7 और 11 हमारे पास आ जाएगा।
तो 2, 7 और 11 भी हो गया। अब 2, 7, 11 के बाद अगला हिंसा है नहीं तो हम लोग 2, 11 देख लेते हैं। तो 2, 11 के साथ अगला हिंसा है नहीं तो हम लोग 3, 5 ले लेते हैं। 2 के हिंसा हमारे पास ख़त्म हो गए। 2 के तमाम उसके साथ सेट बन गए हैं एलिमेंट्स के साथ। अब हमारे पास 3 का सीरीज शुरू हो गई है। तो 3 के साथ अगला हिंसा 5 है। तो 3, 5 के साथ हम अगले हिंसे जोड़ के देखते हैं। तो 3, 5 अगला हिंसा आ जाएगा 7। फिर अगला हम देखते हैं 3, 5 7 के बाद अगला हिंसा 11। तो 3, 5 के साथ 7 और 11 बन गए हैं। तो 3, 5 के बाद अगला हमारे पास आ रहा है 3, 7। तो 3, 7 के साथ हम देखते हैं 3, 7 के साथ अगला आ जाएगा 11। 7 के बाद 11 तो 11 आ जाएगा। अब 3, 7 के साथ हम लोग 11 बना लिए। अगला हम देखते हैं तो कोई मौजूद नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं 3, 11 का हम लोग 3, 11 का हम लोग सेट ले लेते हैं। तो 3, 11 को जब हम देखते हैं 3, 11 को तो अगला हिंसा कोई है नहीं तो इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। उसके बाद है 5, 7। तो 5, 7 को हम जोड़ के देखते हैं। 5, 7 को अगर हम जोड़ के देखें तो अगला हिंसा आ जाएगा 11 का, इसके साथ जुड़ जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें 5, 7 के साथ 11 जुड़ गए। अब हम लोग आगे हिंसा को देखते हैं 5, 11 आ रहा है। तो 5, 11 के साथ अगला हिंसा कोई मौजूद नहीं तो इसको भी हम छोड़ देंगे। 7, 11 हम देख लेते हैं। 7, 11 के साथ अगला हिंसा मौजूद नहीं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो हम ले लेंगे अब 3, 3 के सेट। तो 3 से अब हमने 4 बनाने हैं। तो 2, 3, 5 हमने लिया था। तो 2, 3, 5 के बाद हम लोग क्या करेंगे 2, 3, 5 इसको हम लोग चौथे हिंसा के साथ जोड़ेंगे। 7 बन गया। तो 2, 3, 5 को हम फिर से देखते हैं। 2, 3, 5 को 7 के बाद अगला हिंसा आ रहा है 11। 11 के साथ भी बन गया। 2, 3, 5 7 के साथ भी बन गया। 2, 3, 5 11 के साथ भी बन गया। तो 2, 3 बात के बाद अगला हिंसा हमने जोड़ा था 2, 3, 7। तो 2, 3, 7 को हम देखते हैं किसके साथ जुड़ता है। 2, 3, 7 जुड़ेगा। अगला हिंसा हमारे पास क्या है 11। तो 2, 3, 7 जो था वो 11 के साथ बन गया। तो 2, 3, 7 के साथ 11 के बाद कोई हिंसा मौजूद नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं 2, 3, 11 ले लेते हैं। तो 2, 3, 11 के साथ चौथा हिंसा मौजूद नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। तो 2, 5, 7 हम लोग ले लेते हैं। तो 2, 5, 7 के साथ अगर हम देखें तो चौथा हिंसा हमारे पास मौजूद है। 2, 5, 7 के साथ चौथा हिंसा 2, 5, 7 11 हो जाएगा। तो 2, 5, 7 के 11 के बाद अगर हम देखें तो कोई हिंसा मौजूद नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 2, 5, 7 के बाद अगला आ रहा है 2, 5, 11। तो 2, 5, 11 के साथ चौथा हिंसा मौजूद नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। 2, 7, 11 लेते हैं। तो 2, 7 और 11 के बाद चौथा हिंसा मौजूद नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। हम लोग लेंगे 3, 5, 7। तो 3, 5, 7 के साथ अगला हिंसा जुड़ता है। 3, 5, 7 के साथ अगला हिंसा जुड़ेगा 11। तो 3, 5, 7 के साथ 11 जुड़ गया। अगला हिंसा अगर हम देखें 3, 5, 7 के साथ 11 के बाद कोई हिंसा नहीं चौथा। तो हम लोग क्या करते हैं 3, 5, 11 ले लेंगे। तो 3, 5, 11 के साथ चौथा हिंसा मौजूद नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं 3, 7, 11 ले लेते हैं। तो 3, 7, 11 के बाद चौथा हिंसा मौजूद नहीं, इसको भी छोड़ देंगे। फिर हम ले लेंगे 5, 7, 11। तो 5, 7 और 11 के बाद चौथा हिंसा मौजूद नहीं, इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम ले लेंगे 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 के बाद हम पाँचवा हम बनाएंगे 2, 3, 5, 7। इसके साथ अगर हम पाँचवा हिंसा लगाएंगे तो वो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये सेट बना है ये इस सेट के बराबर है। तो जब इस सेट के बराबर आ गए इसको हम लोग यहीं पे बंद कर देंगे। अब अगर हम गिन के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये हमारा 32 सबसेट्स बन गए हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो 31 सेट्स होंगे यानी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये 31 सेट जो हैं ये हमारे प्रॉपर सबसेट हैं, और ये जो एक हमने पढ़ा था, ये जो माइनस हमने कर दिया था, ये वाला सेट जो है, ये आखिरी जो इसके बराबर है, ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट है। तो उम्मीद है आप लोगों को 3, 4 और 5 एलिमेंट के सबसेट बनाने का आप लोगों को तरीका आ गया होगा। इसके बाद सबसेट आप लोगों ने बनाना सीख लिया है, तो हम लोग देख लेते हैं कि सबसेट की टोटल कितनी अक़साम हैं। अब सबसेट की हम लोग अक़साम देखते हैं कि पहली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट, यानी सबसेट की 2 किस्में हैं। कौन-कौन सी? प्रॉपर सबसेट, और दूसरी आती है, वो दूसरी बाद में चले देख लेते हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी if there is at least one element in B not contained in A। यानी सेट A is a proper set of सबसेट ऑफ सेट B, यानी A जो है B का प्रॉपर सबसेट तब कहलाएगा if there is at least one element in B not contained in A, यानी कम से कम B का एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ए में मौजूद ना हो, यानी बी में तो वो मौजूद है लेकिन ए में वो मौजूद ना हो, तो हमारा बी जो है वो सुपर सेट कहलाएगा, और ए जो है वो उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू एच ए बी आई टी, इसमें हम लोग 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स देख रहे हैं। बी इज इक्वल टू ए बी आई टी, यानी बी में हमारे पास 4 हो गए। सी इज इक्वल टू बी आई टी और डी इज इक्वल टू आई टी, यानी हम लोगों ने देख लिया कि बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का। अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि एच ए बी आई टी इसमें 5 थे, लेकिन बी में आके हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे 4 हैं, यानी ए का एक एलिमेंट जो है बी में मौजूद नहीं है। तमाम हिस्से तो मौजूद है, लेकिन एक हिस्सा, कम से कम एक हिस्सा इसमें ज़्यादा है, तो बी जो है ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इस तरह सी जो है ए का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, क्योंकि सी में कम से कम हमने एक पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे 2 हिस्से कम है। इस तरह डी में हम लोगों ने देख रहे हैं 3 हिस्से कम है, तो ये जो बी सी और डी जो हैं ये इस ए के क्या हैं? प्रॉपर सबसेट हैं। अब प्रॉपर सबसेट का अपना एक फार्मूला है 2 पावर n माइनस 1, यानी 2 पावर n जो है ये हमने सबसेट का पढ़ा था, लेकिन उसमें से -1 कर लेंगे हम लोग। जैसे फर्ज करें ए 1 2 3 4 5, तो 2 पावर 5 ले लेंगे, तो इससे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इस तरह 5 दफ़ा हम ज़रब देंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 दूने 32 सेट इसमें से आते हैं। तो 32 सेट में से हम लोग क्या करते हैं? -1 कर देंगे, तो जब -1 हो जाएगा तो 31 सेट्स जो होंगे इस ए के वो प्रॉपर सबसेट होंगे, और वो जो एक सेट होगा वो हम लोग देखते हैं कि वो उसी के बराबर होता है, जिस तरह हम लोगों ने अभी सबसेट में हम लोगों ने बनाने सीखे थे कि वो उसी के एक बराबर आता है, तो जो एक सेट होगा वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसके बाद दूसरी जो एग्जांपल हमारे पास टाइप आती है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी then set A is contain all every element of set B। अगर A जो है B का सबसेट हो then set A is contain all element of set B, तो सेट A जो है वो सेट B के तमाम एलिमेंट को क्या करेगा? उसमें मौजूद होंगे। then A is improper subset of B, तो ए जो है वो इम्प्रॉपर, ये जो निशान है ये इम्प्रॉपर का है, वो क्या होगा? बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये निशान आप देख रहे हैं, यानी इम्प्रॉपर सबसेट, यानी हमारे पास एक सबसेट अगर होगा तो उसमें क्या होंगे? विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ ओरिजिनल सेट, तो उसमें ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर सेट, और उसको हम डिनोट करेंगे यानी शो करेंगे ये इस इम्प्रॉपर सबसेट के निशान से। टू सेट्स
A and B are called improper subset of each other if both sets are equal। यानी ए और बी फर्ज करें हमारे पास दो सेट हैं तो ये दोनों इम्प्रॉपर सबसेट आपस में कहलाएंगे एक दूसरे के, अगर ये दोनों सेट आपस में इक्वल हों, यानी इनके एलिमेंट्स सेम भी हों और सेम नंबर भी हों, यानी एक जितने भी हों और एक जैसे भी हों, यानी एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर सुपरसेट। अभी जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर सबसेट पढ़ा था, तो ये उसी का ऑपोजिट होता है प्रॉपर सुपरसेट। ए इज अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी इफ ए प्रॉपर सुपरसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी ए जो है प्रॉपर सुपरसेट कहलाएगा बी का अगर ए जो है प्रॉपर सुपरसेट हो बी के एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए जो है बी के बराबर ना हो। अब यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने इम्प्रॉपर में पढ़ा था कि उसमें एक जितने और एक जैसे नंबर हों तो वो इम्प्रॉपर कहलाएगा, लेकिन हम लोग प्रॉपर सबसेट के उलट की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर सेट हमने पढ़ा था कि उसमें एक जितने नंबर नहीं होते, कम से कम एक नंबर ज़्यादा होता है सुपर सेट में। तो प्रॉपर सुपर सेट तब कहलाएगा जब उसमें एक नंबर कम से कम ज़्यादा हो अपने सबसेट से, यानी वो उसके बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा प्रॉपर सुपरसेट कहलाएगा अपने प्रॉपर सबसेट के। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ये निशान जो हम लोग देख रहे हैं, इस निशान से हम लोग इसको शो करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ए सुपर सेट ऑफ बी इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ए के मेंबर जो है एलिमेंट जो है ज़्यादा है बी से, तो ए जो है प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी के, यानी ये निशान हम लोग देख रहे हैं ये प्रॉपर सुपर सेट का हो गया, और बी जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा ए के। ये जो निशान हम देख रहे हैं सबसेट का है। ए हमारे पास प्रॉपर सबसेट हो गया तो बी जो है हमारा प्रॉपर सबसेट होगा ए के। यानी ये निशान जिस तरह मैंने आपको बताया था जो सुपर सेट होता है उसकी तरफ खोला जाता है, तो बी प्रॉपर सबसेट है ए का और ए प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए में इनसे ज़्यादा है और बी में एलिमेंट जो है कम है। तो ए जो है हमारा सुपर सेट कहलाएगा प्रॉपर और बी जो है हमारा प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इस तरह हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सुपर सेट। सेट ए इज अ सुपर सेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इन बी इज आल्सो इन ए। यानी क्या मतलब कि सेट ए जो है सेट बी का सुपर सेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट इन बी इज आल्सो इन ए, अगर बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हों। तो ए जो है सबसेट कहलाएगा सुपर सेट कहलाएगा बी के। इट इज़ रिवर्स ऑफ सबसेट। जिस तरह हम लोगों ने सबसेट पढ़ा था या प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट पढ़ा था कि उसमें तमाम जो सबसेट एलिमेंट्स होते हैं वो ओरिजिनल सेट के बराबर होते हैं, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के सबसेट भी कहला सकते हैं और एक दूसरे के सुपर सेट भी कहला सकते हैं। तो ये सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट का ये क्या होता है रिवर्स होता है। यानी ए जो है सुपर सेट होगा बी के अगर बी में तमाम एलिमेंट मौजूद हो ए के और वो ए में भी मौजूद हो, तो ए जो है सुपर सेट कहलाएगा बी के। इसके बाद आता है पावर सेट। इफ ए इज सेट देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। यानी ए हमारे पास सेट है तो इस सेट के तमाम सबसेट यानी ऑल सबसेट ऑफ सेट ए के तमाम सबसेट क्या होंगे पावर सेट ऑफ ए कहलाएंगे एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पावर ऑफ सेट ए। इफ सेट ए हैज़ एन एलिमेंट देन पावर सेट ऑफ ए हैज़ 2n सबसेट्स। अगर हमारे पास ए जो है
उसके एलिमेंट की तादाद n हो। यानी अभी हमारे पास जितनी भी ए के एलिमेंट्स होंगे तो उसका जो पावर ऑफ सेट ए जो होगा उसका जो फार्मूला होगा 2n सबसेट्स बनाएगा। तो क्या मतलब कि ए इज इक्वल टू ए बी, यानी ए जो है हमारे पास उसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं ए और बी। तो इसका जो हमने सबसेट बनाना है तो उसका फार्मूला 2n था, तो 2n इज इक्वल टू 2 पावर 2, यानी दो एलिमेंट्स है तो हमने n भी हम लोगों ने दो लिए हैं। जिस तरह हमने यहाँ पढ़ा था इफ सेट हैज n एलिमेंट्स, यानी उसकी तादाद n हो तो उसका फार्मूला भी 2n होगा। ये हमारे पास दो हैं तो उसका फार्मूला भी 2 पावर 2 हो गया, यानी उसमें दो आ गया। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 सबसेट्स, यानी इस ए के तकरीबन 4 सबसेट बनेंगे। दीज सबसेट्स आर एम्प्टी सेट ए बी और ए बी, यानी हम लोगों ने पहले सिंगल एम्प्टी सेट ले लिया, फिर सिंगल सिंगल ले लिया, फिर डबल ले लिया। तो इस तरीके से हमारे पास तमाम सबसेट बन गए, 4 बन गए। अब इसको हम लोग लिखते किस तरह, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये हम लोगों ने करली ब्रैकेट बनानी, उसमें हम लोगों ने एम्प्टी सेट ए और बी और ए बी के तमाम सेट लिख के करली ब्रैकेट को दोबारा बंद कर लिया। तो इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान तमाम सेट्स को हम लोग लिख लेते हैं, तो ये हमारा पावर ऑफ सेट ए कहलाएगा। इसमें इतना फ़र्क नहीं है, आप तमाम सेट से बना के सब सेट बना के उनको करली ब्रैकेट शुरू और आखिर में लगा दें तो ये हमारा पावर ऑफ सेट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ दे डोंट हैव कॉमन एलिमेंट, यानी डिसजॉइंट सेट हमारा तब डिसजॉइंट सेट कहलाता है इफ दे डोंट हैव कॉमन एलिमेंट, अगर दोनों में मौजूद नहीं है, डोंट हैव कॉमन एलिमेंट, उन दोनों में मौजूद नहीं है तो वो दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू पी क्यू आर एंड बी इज इक्वल टू एस टी। अब हम लोगों ने ये दो सेट देख लिए, इन दोनों में हम देखते हैं कि पी इसमें मौजूद है, इसमें नहीं, क्यू इसमें है, इसमें नहीं, आर इसमें है, इसमें नहीं, एस इसमें है, तो ए में नहीं है, टी में है, बी टी जो है बी में है, ए में नहीं है। इस तरीके से यानी हम लोगों ने ए के बी में और बी के ए में एलिमेंट्स देख लिए हैं तो एक दूसरे में मौजूद नहीं है। हम दोनों जब कॉमन निकालते हैं तो एक भी चीज़ कॉमन, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं निकलता। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने कर लिया तो उससे आया हमारे पास एम्प्टी सेट, या इसको हम लोगों ने इस तरह एम्प्टी सेट शो कर लें तो ये हमारे आपस में ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। इस तरीके से ओवरलैपिंग सेट है हमारे पास। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, टू सेट्स आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ दे हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, यानी हम लोगों ने दो सेट्स ले लिए और उन दोनों का आपस में चेक कर लिया। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 5 और बी इज इक्वल टू 2 3 4, तो हम दोनों देख रहे हैं कि 1 इसमें है, ए में है, बी में नहीं है, 2 ए में भी है, बी में भी है, 5 ए में है, बी में नहीं है, 3 बी में है, ए में नहीं है, 4 बी में है, ए में नहीं है। तो हम लोगों ने देखा जो 2 है ए में भी है और बी में भी है। जब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, तो उसमें जो 2 है वो ए में भी है, बी में भी है, तो वो इन दोनों का कॉमन निकल रहा है। तो कम से कम एक हिस्सा अगर कॉमन निकल आए तो वो हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाता है, या इसको हम लोग इंटरसेक्शन सेट भी कह सकते हैं, लेकिन कम से कम एक हिस्सा हो तो वो ओवरलैपिंग सेट भी कहलाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी अगर एम्प्टी सेट निकल आए तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। अगर इंटरसेक्शन के बाद एम्प्टी सेट नहीं निकला तो वो हमारा ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ अदर सेट्स, यानी हमारे पास यूनिवर्सल सेट वो सेट कहलाएगा जिसमें दूसरे तमाम सेट्स के तमाम एलिमेंट मौजूद हों, यानी एक सेट ले लें और उसमें दूसरे तमाम सेटों के एलिमेंट्स डाल दें तो वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट, यानी उसके अपने भी कुछ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं।
एंड इट इज़ डिनोटेड बाय यू, जो हम लोग इसको यू से शो करते हैं, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। और a universal set is a set which contain all sets under consideration, यानी उसके मातहत जितने भी सेट्स हों उसका वो मुश्तरका पे एक सेट बना ले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फर्ज करें a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, b इज इक्वल टू 3 4 5 और c इज इक्वल टू 5 6 7। तो ए बी और सी जो हैं ये सब के सब यू सेट के क्या हैं, सबसेट्स हैं। यानी यू सेट जो है वो इन सब का सुपर सेट कहलाएगा या यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, क्योंकि अगर इन तीनों को हम एक जगह कर लें तो यू में इन तमाम के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो यू जो है हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ये सारे इसके सबसेट्स होंगे। और इस यू में अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 तक तमाम इनसे मौजूद भी हैं, 8 9 10 उसके ख़ुद के भी कुछ हैं नंबर मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर ना भी हों तब भी इन तमाम सेटों में 1 1 2 2 3 3 नंबर इस यूनिवर्सल सेट से कम हैं, तो यूनिवर्सल सेट हमारा सुपर सेट हो जाएगा और ये बाकी जो है हमारे सबसेट्स हो जाएंगे। इसके बाद अगला है हमारे पास फैमिली सेट या सेट ऑफ सेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट्स या क्लास ऑफ सेट्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। इफ़ अ सेट ए contain एलिमेंट्स विच आर itself सेट्स, यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास सेट ए है और उसमें तमाम एलिमेंट मौजूद हों जो कि क्या हों, itself सेट्स, यानी वो ख़ुद भी कोई सेट्स हों। तो ऐसा सेट यानी फ़र्ज़ करें सेट ए है, इसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो ख़ुद भी सेट्स हों, यानी उसके जो एलिमेंट्स हों वो सेट्स होंगे, अपने खुद ब खुद भी कोई ना कोई वो सेट्स होंगे। देन इट इज़ कॉल्ड फैमिली सेट, फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट भी हम लोग इसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट है, जिस तरह हम पावर ऑफ लेते थे, पावर ऑफ सेट लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, जो जो ये हम इसका एलिमेंट देख रहे हैं ये ख़ुद भी एक सेट है, ये एलिमेंट हम देख रहे हैं ये ख़ुद भी एक सेट है, ये एलिमेंट देख रहे हैं ये ख़ुद भी एक सेट है। तो हमारा जो ए है ये क्या होगा, फैमिली सेट कहलाएगा या कलेक्शन ऑफ सेट या सेट ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं वो ख़ुद भी कोई ना कोई सेट हैं, सही। तो जब वो ख़ुद भी सेट हैं तो वो इसने तमाम सेटों को एक जगह पे कर दिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फैमिली सेट कहलाएगा। इस तरीके से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, अभी हम देख रहे हैं कि ये छोटे लेटर्स में नहीं लिखा गया, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, और सेट जो होता है वो हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। जिस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं ए बी सी, ये हम कैपिटल लेटर से सेट्स शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ए बी सी अगर हमारे पास सेटों का कोई सेट होगा, यानी ऐसा कोई सेट जिसमें जिसके जो एलिमेंट हैं वो भी सेट हों, तो ये से हमारा फैमिली सेट कहलाएगा, फैमिली ऑफ सेट्स या सेट ऑफ सेट्स या कलेक्शन ऑफ सेट या क्लास ऑफ सेट्स कहलाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है, टॉपिक आता है साइज और ऑर्डर ऑफ सेट, यानी इससे सेट का हम लोग ऑर्डर किस तरह मालूम करेंगे या उसका साइज हम किस तरह मालूम करेंगे। फर्ज करें ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, यानी हमारे पास ए सेट जो है उसमें क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेट इज इक्वल टू ए इज सेट ए इज इक्वल टू 5, यानी सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, उसके हम लोग एलिमेंट की तादाद गिन लेंगे, तो जो उस एलिमेंट की तादाद होगी वो उस सेट का ऑर्डर होगा या उस सेट का साइज होगा, या इसको हम कह सकते हैं एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, या नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5, यानी नंबर ऑफ सेट ए जो है उसके जो एलिमेंट्स की तादाद है 5 है, या उसका साइज जो है वो 5 होगा। इसके बाद हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट एंड कॉमन सेट्स देख लेंगे, या हम लोग इम्पोर्टेंट सेट्स देख लेते हैं जो हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो ख़ास सेट्स कौन कौन से हैं। n इज इक्वल टू
1 2 3 और डॉट डॉट डॉट, यानी n जो है हमारा 1 2 3 4 5 इस तरह चलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहलाएगा। n से मुराद हमारा नेचुरल नंबर है। इस तरीके से w जो है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलता जा रहा है। तो सेट ऑफ होल नंबर यानी w जो है हमारा होल नंबर कहलाएगा और वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से z हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 पॉजिटिव नेगेटिव 3, तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर कहलाएगा। यानी पॉजिटिव नेगेटिव 1 2, इससे क्या मुराद, 0 से अगर राइट साइड पर जा रहा है यानी 1 2 3 4, तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। और 0 से लेफ्ट साइड पर -1 -2 -3, तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। यानी इस z में, इस इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव तमाम हिस्से मौजूद हैं। इसके बाद z पॉजिटिव अगर लेना है तो ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3, इस तरह सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ये सिर्फ आ जाएंगे हमारे पास। और z नेगेटिव लेना है तो इसमें -1 -2 -3 इस तरीके से चलता जा रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी इसका कोई एंड नहीं। तो ये हमारे पास सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर हमारे पास आ जाएगा, यानी इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर मौजूद हैं। इस तरीके से c इज इक्वल टू 4 6 8 9 10 12, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर का एक सेट आ गया है। इस तरीके से p इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह हमारे पास चलते जा रहे हैं। तो ये क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, यानी ऐसे नंबर जो जिनके दो फैक्टर्स निकलते हों, यानी ये वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर निकलते हैं, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। तो ये ऐसे नंबर जो हैं प्राइम नंबर का ये हमारे पास सेट मौजूद है। इस तरीके से वो हमारे पास आ गया पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 3 पॉजिटिव नेगेटिव 4 पॉजिटिव नेगेटिव 7, यानी ये हमारे पास क्या है, चलता जा रहा है। ये सेट जो है ये किस चीज़ का है, ऑड नंबर्स का, यानी जो दो पर तकसीम ना होते हैं और रिमाइंडर एक बचता हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। और ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव ऑड नंबर्स का ये सेट मौजूद है। इस तरीके से इवन नंबर का हमारे पास आता है 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6, यानी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर हमारे पास आ रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्यू। क्यू जो है ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, p ओवर क्यू सच दैट p q बिलोंग्स टू n एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी p बाई q की शक्ल में हमारे पास एक सेट मौजूद है। और p और q जो हैं, यानी p ओवर q जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, बिलोंग टू इंटीजर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर से हम लोग ने p q ये दो और इंटीजर्स हम लोगों ने लिए हैं, डिजिट्स हम लोगों ने लिए हैं। तो एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 के बराबर ना हो। तो ऐसे सेट को हम लोग जो p और q की शक्ल में लिखा गया है और p q हमारे पास इंटीजर्स हैं और q जो है डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर का सेट कहेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर को हम q से शो करते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको q नाम दे दिया। इसके बाद आता है हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट। q कॉम्प्लीमेंट क्या हमारे पास आएगा, x such that x is not equal to p over q and such that p over q belongs to z and q is not equal to 0, यानी हमारे पास q कॉम्प्लीमेंट जो आ जाएगा वो क्या होगा, तमाम एलिमेंट जो होंगे वो p बाई q की शक्ल में नहीं होंगे। यानी p बाई q की शक्ल में हम लोग ये नंबर्स को ना लें, तो जो नंबर हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, q कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। यानी क्या होंगे, हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर का सेट आ जाएगा, यानी p बाई q की शक्ल में ना लिखे जाए तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे सेट को हम लोग इर्रेशनल नंबर्स का सेट कहेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारे पास r क्या है हमारे पास, q यूनियन q कॉम्प्लीमेंट, यानी रेशनल और इर्रेशनल ये जो तमाम नंबर्स को हम लोग एक जगह पे यूनियन कर लें,
एक साथ ले लें तो उससे जो सेट बनता है वो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, यानी रियल नंबर का हमारे पास सेट आ जाएगा। तो आज के टॉपिक को की आपको समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट या टॉपिक की आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ लर्न मैथ्स इन फन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का भी बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।